89 अपन ने पढ़ा था, जो बात करता है बेनिफिशियल ओनर के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? बेनिफिशियल ओनर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, बेनिफिशियल ओनर से रिलेटेड चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है करके, उसके तरह अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि सर यहाँ पे इनका क्या कहना है, अगर रजिस्टर्ड ओनर कोई और है, शेयर किसी और के नाम पे, उसके मजे कोई और ले रहा है। बेटा क्या कहा मैंने? बोलो सर, शेयर अगर, सुनिए ना सर, मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि रजिस्टर्ड ओनर कोई और है और बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो यहां पे कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि भले आपके बुक्स में मैं ओनर दिख रहा हूं, लेकिन ओनरशिप के जो राइट्स होते हैं ना, वो मेरे अंदर नहीं है, वो किसी और व्यक्ति के पास है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ओनर कंपनी को बताएगा MGT 4 में 30 दिनों के अंदर, और बेनिफिशियल ओनर बताएगा कंपनी को 30 दिनों के अंदर MGT 5 के अंदर। ठीक है ना? यस। अबे इसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो चेंजेस को भी आपको 30 डेज में इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है। फिर देखो और क्या बोला सर, MGT 4 में बोला नेम एंड अदर डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर। मतलब याद आ रहा है आपको, यहाँ पे सलमान खान ऐश के बारे में बताएगा, या ऐसा आप समझ लीजिए, यहाँ पे अपन ने बोला था किसके बारे में बात किया था, हाँ अमित जी रेखा जी के बारे में बताएंगे, और यहाँ पे रेखा जी अमित जी के बारे में बताएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। ठीक है सर। अब कंपनी को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो कंपनी इसको 30 दिन के अंदर MGT 6 में किसको दे देता है? ROC को दे देता है। अब ये जितने भी डिक्लेरेशन के रूल्स है ना, ये जितने भी डिक्लेरेशन के रूल्स है, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर कोई ट्रस्ट बेटा म्यूचुअल फंड का काम, वेंचर कैपिटल फंड या अदर चीज जो प्रिस्क्राइब्ड है सेबी के द्वारा, अगर वो सब ये काम करते हैं तो उनके ऊपर ये डिक्लेरेशन के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। सर सवाल बनता है, मान लो मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं करता हूं तो क्या होगा? तो ऐसे केस के अंदर जो बेनिफिशियल ओनर है ना, वो अपने राइट्स को क्या क्लेम कर पाएंगे? क्या? नहीं सर, वो अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्या कहा मैंने? बोलो, वो अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे सर क्या क्या पेनल्टीज लगती है। तो मान लो पर्सन ने, जैसे अमित जी या रेखा जी ने अगर कंपनी को नहीं बताया बेटा, तो ऐसे केस में 50,000 प्लस 200 रुपए प्रतिदिन अप टू 5 लाख की पेनल्टी। और अगर मान लो सर यहाँ पे कंपनी नहीं बताती है किसी दूसरे पर्सन को, मतलब ROC को नहीं बताती है, तो मैं कहूंगा आपके साथ सर कंपनी या OID 2 लाख के अंदर आते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, अप टू 2 लाख कंपनी और OID को 1000 रुपए प्रतिदिन, लेकिन कंपनी के केस में मैक्सिमम 5 लाख है और OID के केस में कितना है? मैक्सिमम 2 लाख रुपए है। इजी पीसी। सारे लोग बोलो जल्दी से, इजी पीसी। यस सर। ठीक है ना? चलिए, तो ये क्या हुआ बेटा, ये अपन ने बात किया बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है? जब रजिस्टर्ड ओनर कोई और है शेयर्स का, लेकिन उस शेयर्स के अंदर जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई और पर्सन होल्ड करता है, तो उसे बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। समझे क्या आप बात को? यस सर। अब अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट था जो चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा था, कि डिविडेंड की जो चीज होती है ना, वो अफेक्टेड नहीं होती। आपके ROBO से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं यहाँ पे सीधा कर दूंगा। यहाँ पे क्या, मैं सीधा बोलूंगा कि आप क्या करेंगे, RO को, जो रजिस्टर्ड ओनर है, जो आपके रिकॉर्ड्स में नजर आ रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड ओनर है, मैं उनको सीधा डिविडेंड दे दूंगा। वो आगे किसी को भी पलटाते बैठे, मुझे कोई लेना देना है क्या? नहीं सर, नहीं है करके। ठीक है, चलिए, फिर अपन ने क्या बात किया था सर? ये हुआ कौन सा? ये हुआ बेटा यहाँ पे, ये बात की अपन ने बेनिफिशियल ओनर से रिगार्डिंग। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में। किसके बारे में? बोलो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में बात करेंगे। सर ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मतलब ऐसा ओनर, ऐसा व्यक्ति बेटा, जो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा जिसके पास होल्डिंग हो, या 10% ऑफ वोटिंग पावर, अगर 10% या मोर वोटिंग पावर उसके पास आ रही हो, या डिविडेंड का 10% और मोर उस पर्सन के पास जा रहा हो, तो मैं कहूंगा आपके साथ उसे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। अब समझो मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूं यहाँ पे, समझिए। देखो क्या हो रहा है, SK फिल्म्स लिमिटेड के अंदर रजिस्टर्ड ओनर सलमान खान ही है ना? रजिस्टर्ड ओनर मान लो 20% का सलमान खान है। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, मान लो अगर 1 लाख रुपए का डिविडेंड है, तो कितना? सलमान खान को 20,000 रुपए मिलना चाहिए, बराबर है ना? 20,000 मिलना चाहिए। लेकिन SBO कब, समझना, मैं कहूंगा देखो सलमान खान यहाँ पे SBO नहीं बनता,
सलमान खान कौन है? रजिस्टर्ड ओनर है, ध्यान रखना, समझना। एसबीओ या बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट ही तब आता है बेटा, कब आता है? कि जब रजिस्टर्ड ओनर कोई और है और उसके मजे कोई और ले रहा है। मतलब जब ये 20,000 का डिविडेंड अगर अक्रू होना चालू हो जाए, किसके हाथ में? ये हो जाए यहाँ पे ऐश्वर्या के हाथ में, तो मैं क्या कहूंगा आपके साथ, अब ऐश्वर्या को क्या बोला जाएगा? अब ऐश्वर्या को एसबीओ बोला जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, कंसेप्ट को समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं, है ना? देखो, रजिस्टर्ड ओनर 50% की भी होल्डिंग रखे, वो एसबीओ नहीं बनता। बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट ही तब आता है जब शेयर्स किसी और के हाथ में है, लेकिन उसके मजे, क्या कहा मैंने, बोलो, उसके मजे मैं ले पा रहा हूं, ऐसा यहां पे बोला गया है। ठीक है, चलिए सर, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? कि यहां पे ऐश्वर्या डायरेक्टली 20% में स्टेक रखती है, या ऐश्वर्या किसी बॉडी कॉर्पोरेट की मदद से इस 20% में स्टेक लाती है, तो उसे इनडायरेक्टली बोला जाता है। अरे बोलो ना, है ना? हाँ, चलिए, तो यहाँ पे अब देखो, एसबीओ में क्या बोला सर? ये 10% के रिगार्डिंग अपन लोगों ने बात की है। ठीक है, तो एसबीओ ने 30 दिन के अंदर बेन 1 फॉर्म देना है कंपनी को, कंपनी आरओसी को बेन 2 फॉर्म देंगी 30 दिनों के अंदर, खुद रिकॉर्ड मेंटेन करेंगी, किसके अंदर? बोलिए, बेन 3 फॉर्म के अंदर। ठीक है ना? इस रिकॉर्ड्स को क्या इंस्पेक्ट किया जा सकता है? क्या बिल्कुल कर सकते हो सर, बिजनेस आवर्स के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखना, बिजनेस आवर्स से 2 घंटे से कम नहीं हो सकते। आप बिजनेस आवर्स को कम कर सकते हो, पर 2 घंटे से कम नहीं कर सकते। मिनिमम 2 घंटे तो आपको ले रखना ही पड़ेगा। क्या? बिल्कुल रखना पड़ेगा। सर मेरे को बताओ, फीस फॉर इंस्पेक्शन कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? 50 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? बोलो, 50 रुपए से ज्यादा प्रति इंस्पेक्शन आप पैसा नहीं ले सकते। अब पहले केस में अपन ने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? कि एसबीओ ने कंपनी को बता दिया, यानी कि ऐश्वर्या ने एसके फिल्म्स को बताया कि मैं एसबीओ हूं करके। लेकिन दूसरा केस क्या कहता है? अगर ऐश्वर्या नहीं बताई तो कंपनी क्या करेंगी? बेन 4 फॉर्म भेजेंगी। किसको? जो मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसको पता है एसबीओ कौन है, शेरा को भेजेंगी, या एसबीओ का ऐश्वर्या को बोलेंगे हमें ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप एसबीओ, या पिछले 3 सालों में कौन एसबीओ था? तो कैटरीना पिछले 3 साल, संगीता बिजलानी पिछले 3 सालों में एसबीओ थी। तो अपन क्या करेंगे? उस व्यक्ति को भी भेजेंगे। क्या? हाँ सर, इनमें से नोटिस भेजेंगे। अब हो सकता है इन्होंने रिप्लाई दिया, हो सकता है इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। अब रिप्लाई तो दिया, लेकिन वो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं था। ओ, रिप्लाई दिया पर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, या रिप्लाई ही नहीं दिया, तो कंपनी चले जाएंगे 15 दिनों के अंतर्गत किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। किसके पास? बोलो, ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल क्या करती है यहाँ पे? ट्राइब्यूनल वो पर्सन को जिसको कंपनी ने नोटिस दिया है ना, उसको अपॉर्चुनिटी देती है कुछ कहने का। ठीक है सर, अगर वो कुछ कह दे तो ठीक है, नहीं तो 60 दिनों के अंदर हम क्या करेंगे? शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे। क्या कर देंगे? बोलो, शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे। अब जैसे ही शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगा तो एसबीओ फड़फड़ाने लगेगा, बराबर। तो हो सकता है वो 1 साल के अंदर विनती करे, प्लीज रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करो, लेकिन उसमें इतनी अकड़ की वो हमें बोलता भी नहीं। 1 साल के अंदर वो बात करने भी नहीं आया। अब समझे क्या बात को? वो बात करने भी नहीं आया। तो ऐसे केस में अच्छा, ट्राइब्यूनल बोलता है आ जाऊं मैं अपनी पर, और ट्राइब्यूनल आता है अपनी पर और कंपनी को ऑर्डर देता है कि उसने 1 साल में मेरे को रिप्लाई नहीं किया, ट्रांसफर करो आईपीएफ के अंदर। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से, ट्रांसफर करो आईपीएफ के अंदर। समझे क्या? सारे लोग जल्दी से बोलो मेरे को, क्या आप इस बात को समझ में आ गए? क्या है ना? यस सर। चलिए अब देखो और क्या, फिर अपन ने क्या पढ़ा था? डिक्लेरेशन पहले पॉइंट में पढ़ लिया था। फिर ये रूल्स कब नहीं लगेंगे? जब रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर शेयर्स अगर होल्ड किए जाते किसी कंपनी के द्वारा, वो कंपनी आईपीएफ अथॉरिटी हो सकती है, या होल्डिंग कंपनी है, या गवर्नमेंट से, या ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, या कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जैसे म्यूचुअल फंड, एआईएफ, रिट्स, आईआरडीए, आरबीआई, ये सब चीजें हैं। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे जो चीजें हैं ना, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होंगे एसबीओ के रूल्स। क्या नहीं होंगे? बोलो, एसबीओ के रूल्स एप्लीकेबल होंगे क्या? नहीं होंगे करके। ठीक है ना? अब पेनल्टी लगा दी गई है, और पेनल्टी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और विलफुल डिफॉल्ट हुआ तो 447 में हम लोग आपको झटक डालेंगे। ठीक है, चलिए सर, तो ये था पूरा पूरा किसका कंसेप्ट? एसबीओ का कंसेप्ट। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पावर टू क्लोज ऑफ रजिस्टर जो अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 91 से रिलेटेड। क्या पढ़ा हमने? बोलो सर, कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स, रोड मतलब क्या? रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, और रोश
मतलब रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। इसको कंपनी क्या करना चाहती है, बंद करना चाहती है कुछ दिनों तक इसे क्या करना चाहती है, बंद करना चाहती है, ठीक है ना। यस सर। तो अगर कुछ दिनों तक इसको बंद करना चाहती है तो देखो एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 45 डेज के लिए कर सकती है। क्या कहा मैंने, बोलो, एक ईयर में मैक्सिमम 45 डेज। और अगर मैं बंद कर रहा हूं तो एट अ स्ट्रेच 30 दिनों से ज्यादा कर सकता हूं क्या, नहीं सर, 30 दिन तक कर सकता हूं, बराबर ना। यस। और लेकिन बंद करने से 7 दिन पहले नोटिस एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, और अगर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा तो इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज में लगेंगे, और इस नोटिस को वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने 7 दिनों का नोटिस मेंबर्स को दे दिया, पूरे मेंबर्स को दे दिया, तो आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी प्रकार का गचकू देंगे तो कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000 रुपए प्रतिदिन से लेके मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी आती है क्या। हाँ सर, बोलो 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 जल्दी से, आती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल आती है, ठीक है ना। चलिए सर, अब देखो और क्या। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, थोड़ा सा हल्का सा इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और फिर हो जाता है अपना ये कंसेप्ट समाप्त, ठीक है। आओ, अब देखो क्या, ये है बेटा एक फाइनेंशियल ईयर, भाई साहब, ये है एक फाइनेंशियल ईयर। तो क्या बोला, एक इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको जब भी क्लोज करना है 45 डेज का समय मिलेगा। सर मान लो मैं यहां पे क्लोज किया, ठीक है, यहां से मैं क्लोज किया तो एट अ स्ट्रेच कितना कर सकता हूं, मैक्सिमम 30 दिन कर सकता हूं। क्या मैं इसको 31 दिन पे ले जा सकता, क्या नहीं, 32 दिन पे नहीं। क्या मैं इसको 29 डेज कर सकता हूं क्या, अरे बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर, बराबर ना। यस सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट है, ठीक है ना। चलिए सर, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या करना है सर, ये कौन सा हुआ अपना, बोलो जल्दी से, ये हुआ अपना नॉर्मल प्रोविजन। सर मान लो ये 30 दिन मैंने बंद कर दिया, तो अभी भी मेरे पास बाकी बचे कुचे ईयर में, ये जो बचा कुचा ईयर है ना, इसके अंदर मेरे पास क्या मिलता है, 15 डेज और मिलते हैं। मैं चाहूं तो इसको क्लोज कर सकता हूं क्या, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज कर सकता हूं करके, ठीक है ना। चलिए सर, ये हो गया कौन सा, ये हो गया अपना, ये हो गई यहाँ पे चीजें अपनी समाप्त, ठीक है। चलिए सर, आ जाओ यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, ये अपना अब